हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख रहे थे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन, जिसमें हमने 2-3 साल के क्वेश्चन को देख लिया था। जैसे 66 का देख लिया था, फिर उसका जो एग्जाम हुआ था, और 65 का देख लिया था। आज हम लोग जो देखेंगे वो 65 बीपीएससी का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था वो देखेंगे। जो दिव्यांग कोटा का एग्जाम हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन को, जिसमें हमारा पहला सवाल जो है वो है कि विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शंस है कूलॉम, वॉट, वोल्ट और एम्पियर। तो हमें पूछा किसके बारे में? विद्युत धारा की इकाई, मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें यहाँ पे पढ़ना किसके बारे में होगा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है, और फिर हम लोग इसके आंसर की बात करेंगे। तो विद्युत धारा जो होता है वो होता है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इसको अगर इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह हमारा क्या है? यह हमारा एक अदिश राशि है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन जो है वो आपका नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। ये 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलॉम पर सेकंड के इक्वल होता है। 1 एम्पियर जो होता है इसका वैल्यू होता है 1 कूलॉम पर सेकंड। ठीक है, जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट होती है, जस्ट इसके उल्टा होता है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं दिष्ट धारा, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है इसके प्रकार जो है, प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रकार इसके 2 तरह के होते हैं। एक आपका दिष्ट धारा, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट करंट। इसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलॉम पर सेकंड के बराबर होता है। इसकी दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक बात और हम लोग जान सकते हैं, इसको जो हम लोग मापते हैं, इसको मापने का यंत्र जो कहलाता है वो अमीटर कहलाता है। इसको अमीटर के थ्रू हम इसको क्या करते हैं? मापते हैं। अमीटर के थ्रू इसको हम लोग
मापते हैं। इसको मेजर करने वाला जो इक्विपमेंट होता है वो एमीटर होता है। इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक पाथ होता है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर को जोड़ते हैं। हमेशा क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में हमेशा एमीटर को जोड़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक पाथ होता है उसमें हम श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर हम इलेक्ट्रिक करंट की मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमारा इससे यहाँ पे पूछा है आपका इसके यूनिट के बारे में, विद्युत धारा के यूनिट के बारे में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम्पियर। तो इस तरह से हमने विद्युत धारा के बारे में समझा कि क्या है और फिर हमने आंसर को देखा। चलिए, क्लियर है? क्लियर ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि दृष्टि की खराबी मतलब निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे किस चीज की बात की गई है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की बात की गई है। तो सबसे पहले हम ये समझे कि आखिर दोष होता क्या है। आखिर दोष होता क्या है? यहाँ पे मानव नेत्र के दोष की बात कर रहे हैं। तुम लोग जो कोई और दोष समझ रहे हो, सब हम समझ रहे हैं कि किस दोष को समझ के और दांत दिखा रहे हो सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं निकट मानव नेत्र में उत्पन्न दोष की, ठीक। तो जब मानव नेत्र हमारा सामान्य तरीके से नहीं देख पाता है, होता है ना कभी कभी अक्सर कि या तो नजदीक की चीजें नहीं दिखती है या फिर दूर की चीजें नहीं दिखती है, और कोई इतने खत्म हो जाता है किसी का कि न दूर की दिखता है न नजदीक का दिखता है। तो वैसी समस्या जब आंखों में उत्पन्न हो जाती है तो उसे ही हम दोष कहते हैं। ये 3 तरह का होता है। दोष जो होता है ये 3 तरह का होता है। दोष क्या? मानव नेत्र में उत्पन्न दोष, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो दोष जो होता है ये 3 तरह का होता है। पहला जो होता है ये हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो कहते हैं इसको दूर दृष्टि दोष, और तीसरे को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अब एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं, ठीक। अब पहले की हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में पहला पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि इसको जो है हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। इसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। पहली चीज, इसमें होता क्या है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं होगा कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देंगी और दूर की चीजें दिखाई देंगी। होता क्या है? उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं मतलब नजदीक की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि पहला इसे मायोपिया कहते हैं और दूसरा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जैसे अगर आपके पास कोई सुंदर कन्या है तो वो आपको दिख जाएगी, लेकिन दूर से आती सुंदर कन्या आपको नहीं दिखेगी। यही हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब भाई जब निकट दृष्टि दोष हो गया तो ये आखिर हुआ क्यों? कोई तो रीजन होगा जिसके कारण ये दृष्टि दोष जो है आपकी आंखों में उत्पन्न हो गया। तो इसके 3 रीजन हैं। कौन कौन से 3 रीजन है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्या रीजन है कि लेंस की गोलाई जो है वो बढ़ जाती है। मतलब लेंस, आपकी जो लेंस है, आंखों का लेंस है, उसकी गोलाई बढ़ जाती है। जब गोलाई बढ़ेगी तो उसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इन 3 कारणों से जो है हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन से 3 कारण? गोलाई बढ़ जाती है, जब गोलाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब फोकस दूरी कम होगी तो हमारी लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ से हम ये बात हम लगा सकते हैं कि फोकस क्षमता जो होता है वो फोकस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्षमता जो होता है लेंस का वो फोकस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पावर, P फॉर पावर। तो ये हो गया।
तो हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या जाना, 3 बातें कि एक तो इसको मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। साथ ही इसमें क्यों होता है, तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, और जब फोकस दूरी घटेगी तो इसका मतलब है कि लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो इस कारण से जो होता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब भैया आप पूछोगे कि सर इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी इमेज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमारा ये मान लीजिए किसी सुंदर कन्या की आंख है, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, किसी भी वस्तु का इमेज हमारा जो है ये रेटिना के क्या होता है पहले ही बन जाता है। रेटिना के पहले ही क्या बनता है, इमेज बन जाता है, ठीक है। और रेटिना के पहले इमेज बन जाने के कारण हमें जो है निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या होता है ये भी आप समझ गए। अगला जो पॉइंट है कि सर आप तो बीमारी बता दिए कि बीमारी होता क्या है, बीमारी में क्या दिक्कत होती है वो भी आप बता दिए। अब ये तो बताइए कि इसको दूर कैसे करेंगे, तो आइए इसके निवारण को समझते हैं। तो निवारण के लिए करना कुछ नहीं है, आपको अवतल लेंस से बना एक चश्मा ले लेना है। अवतल लेंस से बना एक चश्मा ले लेना है, ठीक है। और आप इस चश्मे को लीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन सी समस्या, निकट दृष्टि दोष से संबंधित समस्या। मतलब जब आप नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख लेते हैं, जब आप नजदीक की कन्या को देख लेते हैं लेकिन दूर से आती कन्या को नहीं देख पाते हैं, अगर ये समस्या है तो आप अवतल लेंस से बना चश्मा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप नजदीक की सुंदर कन्या को तो देख ही लेंगे, साथ ही साथ दूर से आती हुई सुंदर कन्या को भी इस चश्मे की मदद से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं अगले दृष्टि दोष की। अगला दृष्टि दोष जो है वो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष याद करने के लिए हमें रटना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे कि इसका जस्ट अपोजिट हम लोग सोचेंगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग सोचेंगे, ठीक है। पहले तो दूर दृष्टि, पहले पॉइंट इसमें हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरओपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरओपिया कहते हैं, पहला पॉइंट। दूर दृष्टि दोष को हाइपरओपिया कहते हैं। दूसरी बात, दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में आप दूर से आती हुई सुंदर कन्या को देख लीजिएगा लेकिन पास में खड़ी सुंदर कन्या को नहीं देख पाइएगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में आप दूर से आती कन्या को देख लीजिएगा लेकिन पास में जो सुंदर कन्या है उसको नहीं देख पाइएगा। इसका जस्ट उल्टा ही तो होता था। निकट में क्या था, निकट में हम नजदीक की देख लेते थे, दूर से जो आती थी कन्या उसको नहीं देख पाते थे। और दूर में जो है दूर से आती कन्या को देख ले रहे हैं लेकिन नजदीक में खड़ी कन्या को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये दूर दृष्टि दोष कहलाता है। जो पॉइंट हमने समझा। अब दूर दृष्टि दोष होता क्यों है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे कि निकट क्यों होता है, तो दूर दृष्टि जो दोष जो है वो लेंस की गोलाई जो है वो कम हो जाती है। दूर दृष्टि दोष की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो क्या करेंगे कि पहला पॉइंट क्यों होता है, तो लेंस की गोलाई जो है, लेंस की गोलाई वो क्या होता है, कम हो जाती है। गोलाई कम हो जाती है। जब गोलाई कम होगी तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसका मतलब है लेंस की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। लेंस का पावर जो है वह कम हो जाता है।
तो ये 3 रीजन है जो दूरदृष्टि दोष के कारण होता है, ठीक है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष होता है। तो हमने ये समझ लिया कि दूरदृष्टि दोष जो है वो क्यों होता है। तो 3 कारण, लेंस की गोलाई कम, गोलाई कम तो फोकस दूरी अधिक, और जब फोकस दूरी अधिक तो लेंस की क्षमता कम। इन 3 कारणों से हमारा जो है दूरदृष्टि दोष होता है, और इसके कारण से दूर से आती वस्तुओं को हम देख लेते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि जिस तरह से निकट दृष्टि दोष में हमारा जो इमेज होता था वो रेटिना के पहले बन जाता था, रेटिना के आगे ही बन जाता था। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूं तो इमेज कुछ आगे ही बन जाएगा, ठीक है। तो दूर में क्या होता है कि दूर में जो हमारा इमेज होता था वो रेटिना के पीछे बनता है। जैसे मैं अगर मान लो यहाँ खड़ा हूं, मेरा रेटिना यहाँ है तो इमेज बनेगा पीछे। तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आंख है तो इमेज जो बनेगा वो रेटिना के पीछे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब तो ये हो गई बातें, इसमें भी समस्या बता दी है, समस्या में क्या होता है वो आप बता दिए। अब आप निवारण बताइए। तो निवारण के लिए कुछ करना नहीं है, इसमें उत्तल लेंस से बने चश्मे को आप लगा लीजिए, उत्तल लेंस से बने चश्मे को आप लगा लीजिए, फिर आपकी आंखें जो है टकाटक एकदम देखने लगेगी। मतलब दूर से आती हुई कन्या को भी देख लीजिएगा और जो पास में खड़ी है कन्या उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमें कौन सा लेंस लगाना है, उत्तल लेंस लगाना है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरोपिया कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है, तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता कम हो जाती है, इसी कारण दूरदृष्टि दोष होता है। बात करते हैं अगले दृष्टि दोष की। तो अगला दृष्टि दोष क्या है वो देखते हैं। तो इसमें आंख समझिए तो एकदम चौपट हो जाता है, आंख समझिए तो एकदम चौपट हो जाता है, निकम्मा होता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना भैया दूर से आते हुई कन्या को देख पाइएगा और ना पास में खड़ी कन्या उसको देख पाइएगा, ठीक है। तो किसी काम का नहीं रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ना दूर की दिखाई देती है ना नजदीक की दिखाई देती है। तो इसका निवारण कैसे किया जाए, आप पूछोगे कि सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका निवारण कैसे करें। तो इसका निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका निवारण करने के लिए द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे को यूज करेंगे, द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे को लगाएंगे। द्विफोक्सी का मतलब क्या हुआ, मतलब एक के चश्मा में उत्तल लेंस भी लगा रहेगा और अवतल लेंस भी लगा रहेगा, दोनों एक के चश्मा में लगा रहेगा, ठीक है। अब कैसे लगा रहेगा तो इसमें नीचे की तरफ जो है उत्तल लेंस लगा रहेगा, नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा रहेगा और ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा रहेगा। देखते हैं कोई कोई जो बुजुर्ग लोग पेपर पढ़ते हैं तो चश्मा को जो है यहाँ नाक पे रख लेते हैं, काहे कि वो नीचे वाला पोर्शन में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चश्मा है, ये आपका चश्मा है, तो ये नीचे वाला पोर्शन में क्या होता है कि उत्तल लेंस लगा रहता है। तो वही ऐसे करके नीचे की तरफ से पेपर पढ़ते हैं, मतलब कि उत्तल लेंस जो होता है इससे नजदीक का दिख जाता है और अवतल लेंस जो है इससे दूर का दिख जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होता है, अवतल लेंस लगा रहता है। तो नीचे उत्तल लेंस लगा रहेगा और ऊपर अवतल लेंस लगा रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विफोक्सी कहते हैं। तो एक ही लेंस में, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विफोक्सी कहते हैं, ठीक है। और इसको किस में यूज किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में मतलब कौन सा, क्या नाम इसका, दूसरा नाम क्या है, तो प्रेस बायोपिया इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझिए
नेत्र मानव नेत्र के दोष के बारे में कि 3 तरह के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि भैया इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती हैं। इसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। साथ ही इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा होता है। और ये जो होता है क्यों होता है, तो लेंस की लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। और इसमें प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है रेटिना के आगे बन जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया दूरदृष्टि दोष। इसको हम लोग हाइपरओपिया कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। क्यों होता है, तो लेंस की गोलाई कम, क्षमता कम, फोकस दूरी अधिक और जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। इसी में सेम जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो ये था मानव नेत्र के दोष के बारे में। अब आते हैं सवाल पे कि सवाल आखिर क्या कह रहा है। तो सवाल हमारा कह रहा है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को हम लोग जो है मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी में एक ऑप्शन आता है, ई ऑप्शन आता है, ई, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, एक से अधिक। तो देखें हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं होगा। हाइपरोपिया तो कहते हैं किसको, दूरदृष्टि दोष को। हाइपरोपिया दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया किसको कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष को। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ग्लूकोमा ये तो होगा नहीं, मोतियाबिंद ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ई आंसर हो जाएगा, ई आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सवाल था हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष के दूसरे नाम के बारे में, मतलब उसका अन्य नाम क्या है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इससे हमारा कई तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। दूसरा क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके नाम से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे कि तीनों का अन्य नाम कौन सा है, ये हो गया। अगला किस तरह से आ सकता है, तो मैचिंग दे सकता है। एक तरफ आपका कॉलम में निकट दोष का नाम लिख देगा और दूसरे कॉलम में आपको ये लिख देगा, आप इसको मैच कराइए। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्या करेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए निकट दृष्टि दोष जो है होने के क्या कारण है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है। ऑप्शन ए में रहेगा आपका ये कि लेंस की गोलाई बढ़ गई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका ये हो गया, ऑप्शन सी आपका ये, ऑप्शन डी में कुछ और होगा, और ई जो है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है निकट दृष्टि दोष होने के कारण है, तो इसलिए हमारा ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी दोनों के लिए। तो इस तरह से जब हम इस दोष के बारे में समझे, मानव नेत्र के दोष के बारे में समझे, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देखें, बल्कि यहाँ से हमारा 10 से 12 क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारा तैयार हो जाता है। इस टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन का फायदा जो है ये होता है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को का फायदा जो है इस तरह से होता है कि हमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसके आसपास की चीजें या उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य बातें भी पता चल जाता है, जिससे आने वाले एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से जो है सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा
सेकंड क्वेश्चन कि आखिर दृष्टि की खराबी के लिए निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? मायोपिया, जो हमारा किसी भी आंसर में, किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा क्या? ई, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एक वस्तु का भार, भार के बारे में पूछ रहा है। पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन आता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि पहली बात तो ये गाना ये नहीं गाना है कि टिकटॉक टिकटॉक करती है। पहली बात ये कि भार आखिर कहते किसे हैं? भार बोले तो वेट, वेट जो है आखिर कहते किसे हैं? ठीक है। दूसरा कि आखिर पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार में क्या संबंध है? पृथ्वी पर वस्तु का भार और चंद्रमा पर वस्तु के भार में क्या संबंध है? और चंद्रमा पर वस्तु के भार में क्या संबंध है? भार में संबंध, ठीक है, ये बात हो गई। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा, क्वांटिटी, उपस्थित मात्रा ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। उपस्थित मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अब द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान को आप किसी भी पिंड पे ले जाइए, किसी भी ग्रह पे ले जाइए, ये जो है बदलता नहीं है, ये जो है बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, मतलब अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होता है। आप किसी भी ग्रह पे ले जाइए, ये चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान हमने समझ लिया। अब इस द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण, इस द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण द्वारा लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? बल को भार कहते हैं, भार कहते हैं, ठीक है। तो भार किसे कहते हैं वो हम समझ गए कि सबसे पहले द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। साथ ही उस द्रव्यमान पर अगर किसी गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा कोई बल लग रहा है तो उसी को हम भार कहते हैं। मतलब वेट इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो मास इनटू गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर हम इसको कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है। ये जी की वैल्यू होती है, ठीक। अब ये तो हम समझ गए कि द्रव्यमान क्या कहलाता है, और यहाँ पे ये भी समझ गए कि भार क्या कहलाता है। द्रव्यमान जो होता है वो किसी भी सतह पे ले जाइए, ये बदलेगा नहीं, ढीठ की तरह अपने वैल्यू पे अडिग रहेगा, अड़ा रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा।
लेकिन भार जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो हम आपको बताते हैं। तो पृथ्वी चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए हाँ 1/6 होता है, तो पृथ्वी पर भार दिया रहे, अगर पृथ्वी पर वस्तु का भार दिया रहे कितना 100 न्यूटन दिया है, ठीक है, और चंद्रमा पर वस्तु का भार पूछ रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है तो भार भी वहां पे 1/6 होगा। तो जितना भार दिया रहेगा वो हम क्या करेंगे उससे 6 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 16.4 न्यूटन 136.44 ये कंटिन्यू रहेगा, तो 16.4 न्यूटन हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16.4 न्यूटन, 16.4 न्यूटन। तो थर्ड का जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा कि किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पे उस वस्तु का भार जो है वो 16.4 न्यूटन है। कैसे आया हम अभी देख लिए, ठीक है, कि उसको अगर कोई भी भार अगर पृथ्वी पे दिया रहे, कल को ये बोला जाए कि पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार जो है वो 120 न्यूटन है, तो बताइए कि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है 20 न्यूटन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चंद्रमा पर भार उस वस्तु का होगा 20 न्यूटन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 16.4 न्यूटन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सौर भट्टे में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। सौर भट्टे में प्रयुक्त होता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो था सौर भट्टे में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस। हमें बताना है कि सौर भट्टी में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो अगर सौर भट्टी की बात करें तो सौर भट्टी में क्या होता है कि इसका उपयोग जो है इसका उपयोग इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सौर भट्टी की बात करें अगर तो सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और सौर भट्टी का जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्री वगैरह में होता है, उद्योग वगैरह में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में क्या उपयोग होता है, तो उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि हजारों अवतल दर्पण को क्या किया जाता है एक साथ रख लिया जाता है, और उसके फोकस पे अवतल दर्पण के फोकस पे क्या किया जाता है सौर भट्टी को रखा जाता है, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ती है सौर भट्टी पे पड़ता है, तो वो क्या करता है उसके जिससे टेम्परेचर सौर भट्टी का बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, और ये इतना हाई हो जाता है कि किसी लोहे को भी पिघलाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा चौथा आंसर जो हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इसका अवतल दर्पण। तो सौर भट्टी में किसका उपयोग होता है अवतल दर्पण, और सौर भट्टी का उपयोग कहाँ होता है तो इंडस्ट्री में। किस लिए होता है तो हाई टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है, और जिसका उपयोग लोहे को पिघलाने में भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो कौन सा किस यंत्र से हम जो है छोटी वस्तुओं को देखते हैं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्या माइक्रोस्कोप। ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप।
अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये दो तरह का होता है। माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये दो तरह का होता है। माइक्रोस्कोप ये दो तरह का होता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो पहला क्या होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें क्या होता है कि इसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया जाता है। एक उत्तल लेंस लगाया जाता है जिसकी फोकस दूरी जो है वो कम होती है, और यह वस्तु का जो है सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही इसको हम नजदीक की वस्तु, छोटी वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक ही आधार पे दो उत्तल लगा होता है। जो वस्तु की ओर होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आंख की ओर होता है उसे हम आई लेंस कहते हैं। तो इस तरह से हम छोटी वस्तुओं को देखने के लिए या अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। तो ए हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्या कि हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो है अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है। तो तरंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो तरंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और यह दो तरह का होता है। एक होता है आपका मैकेनिकल वेव, जिसको हिंदी में यांत्रिक तरंग कहते हैं। दूसरा अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यह मैकेनिकल वेव। यांत्रिकी तरंग के लिए क्या होता है, इसके ट्रैवल करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर पाता है। लेकिन अयांत्रिक तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो वो हमारा वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्वनि तरंग जो होती है वो भी क्या होती है, वो एक मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है, मैकेनिकल तरंग होता है, यांत्रिक तरंग होता है। और उसमें भी कौन सा होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है। कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यह जो होता है, इसकी जो पराशर की बात करें, अगर रेंज की बात करें, तो यह 3 तरह के होते हैं। इसके रेंज होते हैं। एक इंफ्रासोनिक होता है। क्या होता है, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसकी वैल्यू 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरा होता है क्या, ऑडिबल होता है। दूसरा क्या होता है, ऑडिबल होता है। ऑडिबल क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच इसकी रेंज होती है। और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक होता है। तीसरा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी आवृत्ति जो होती है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 3 रेंज होता है ध्वनि का। एक इंफ्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा ऑडिबल, जिसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। और तीसरा अल्ट्रासोनिक होता है, जिसकी आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हम लोग जो सुन पाते हैं ये ऑडिबल को सुन पाते हैं, और कुत्ता बिलाई जो है ये सब अल्ट्रासोनिक को सुनता है। ठीक है, तो इसका आंसर अल्ट्रासोनिक का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन में देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है 20 किलो हर्ट्ज से कम है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ये है, ये ऑडिबल का रेंज होता है तो ये भी नहीं होगा, और ये इंफ्रासोनिक का होता है तो नहीं होगा। हमारा बी जो है ये आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, कौन से हो जाएगा, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो जिसकी आवृत्ति होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि लेड के संदर्भ में एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है इसका कि एलईडी प्रकाश ऊर्जा की कम खपत करते हैं। तो एलईडी क्या है, एलईडी हमारा एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एलईडी जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसको अगर हिंदी में बोले तो अर्धचालक यंत्र है। ठीक है,
जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। साथ ही एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है, ये लॉन्ग इलास्टिक होता है। और एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, यहाँ पे पारा जो है ये हमारा गलत कर देता है इसे, क्योंकि एलईडी में जो है गैलियम फॉस्फाइड को यूज किया जाता है, गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड को यूज किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। और एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सही के बारे में नहीं पूछा है, गलत के बारे में पूछा है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एलईडी में पारा नहीं प्रयुक्त होता है। यहाँ पे क्या होता है पारा मरकरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, Hg उसका साइन होता है। एलईडी में पारा मरकरी की जगह होता है गैलियम फॉस्फाइड यूज होता है, इसलिए हमारा सी जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 65th बीपीएससी का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था उसका डिस्कशन था, उसका एक्सप्लेनेशन था। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों की तैयारी में एक अच्छी मददगार साबित होगा, साथ ही एक अच्छी भूमिका भी निभाएगी आप लोगों की तैयारी में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी ऐसे ही निरंतर चलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।